3, 2, 1. अंतरिक्ष की शुरुआत कहां से होती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूंढने के लिए इतिहास में कई दिल दहला देने वाले एक्सपेरिमेंट्स हुए। इसकी सीमाओं को जानने के लिए लोगों ने अपनी जान पर खेलकर इसके रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश की। इतनी जद्दोजहद से गुजरकर ही आज हम अंतरिक्ष तक पहुंच पाए हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि असल में अंतरिक्ष कहां से शुरू होता है और इसके बीच में हमारे एटमॉस्फेयर की बाकी लेयर्स कौन कौन सी है जो वहां जाने से हमें रोकती है। कैसे ये खतरों से भरा इतिहास लिखा गया, जानेंगे आज के शानदार वीडियो में, जिसका अंत आपकी रूह को शांत करने वाला है। अगर आप चांद पर होते तो आपको यह पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कि अंतरिक्ष कहां से शुरू होता है, क्योंकि चांद पर अंतरिक्ष उसकी सतह से ही शुरू हो जाता है। इसका कारण चांद पर कोई वातावरण का ना होना है, लेकिन पृथ्वी के मामले में यह बिल्कुल अलग है। हमारी पृथ्वी कई एटमॉस्फेरिक लेयर से घिरी है, जिन्हें पार करते हुए अलग अलग नजारे देखने के बाद अंतरिक्ष तक पहुंचा जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज हम जानते हैं कि पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष नाम की कोई चीज है, लेकिन प्राचीन समय की बात करें तो मानवता को यह पता ही नहीं था कि अंतरिक्ष जैसी चीज भी है। उनके लिए तो पृथ्वी ही पूरी दुनिया थी, जिसे अनंत माना जाता था। धरती के नीचे नर्क और ऊपर स्वर्ग। पर दोस्तों, इन सब मान्यताओं में बदलाव आया पुनर्जागरण काल में, यानी 16वीं से 17वीं सदी का काल, जहां कोपरनिकस, गैलीलियो जैसे वैज्ञानिकों ने रात के आसमान को पढ़ना शुरू किया। वहां से मानवता की पहली मान्यता टूटी कि पृथ्वी ही एकमात्र दुनिया नहीं है, बल्कि इससे परे भी दुनिया है। यह ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, यानी कि ब्रह्मांड में और भी बहुत कुछ है। आसमान में सिर्फ हवा ही नहीं है। सन 1643 में टॉरिचेली ने पहला बैरोमीटर बनाया, जिससे यह साबित हुआ कि वायुमंडल का दबाव ऊंचाई के साथ घटता है, यानी जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हवा पतली होती जाएगी और एक सीमा पर जाकर हवा भी नहीं रहेगी। तो सवाल पैदा हुआ कि वहां पर क्या होगा। इसका जवाब मिलना शुरू हुआ 18वीं सदी में। सन 1783 में मॉन्टगोल्फियर ब्रदर्स ने पहला गर्म हवा का गुब्बारा उड़ाया। लोगों ने पहली बार धरती से अलग होकर हवा में उठना देखा। सन 1800 के अंत तक बलून्स ने यह दिखा दिया कि ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है, यानी वातावरण में बदलाव, जिसका मतलब है कि हमारी पृथ्वी पर वातावरण की अलग अलग लेयर्स हो सकती है। तापमान का घटना पृथ्वी के वातावरण की पहली लेयर ट्रोपोस्फियर की पहचान थी। अब पृथ्वी की इस पहली लेयर के बारे में बहुत सी बातें पता चली। यह जमीन से ऊपर 8 से 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। ट्रोपो शब्द का मतलब ही है परिवर्तन। इस लेयर में सब कुछ परिवर्तित होता रहता है, चाहे तापमान हो या प्रेशर। कहीं तेज हवा, कहीं तूफान, कहीं शांत मध्यम हवाएं, कहीं बरसात, तो कहीं मस्ती में घूमते हुए खाली बादल मिलेंगे। बर्फीली स्नो का गिरना, थंडरस्टॉर्म, साइक्लोन और जेट स्ट्रीम यानी हवा की नदियां। जगह जगह अलग अलग केमिकल कंपोजिशन वाले मॉलिक्यूल्स, पॉल्यूटेंट्स और वॉल्केनिक गैसें सब मिलाकर इस पहली परत का निर्माण करते हैं। यहां कुछ ही मिनटों में बदलाव हो सकता है। 10 मिनट में मौसम बदल सकता है। 1 घंटे में आसमान साफ से तबाही तक पहुंच सकता है। इसीलिए इसका नाम ट्रोपोस्फियर रखा गया है। जितने भी कमर्शियल एयरप्लेन्स हैं वो सब इसी लेयर में उड़ते हैं। लेकिन ट्रोपोस्फियर की खोज तो बस पूरी फिल्म का ट्रेलर मात्र ही था। इसके बाद की जो लेयर है उसका इतिहास काफी खतरों और रोमांच से भरा है। असल में 20वीं सदी के शुरुआत में ही 1862 में एक मैड साइंटिस्ट जेम्स ग्लेशियर और उनके साथी हेनरी ट्रेसी कॉक्सवेल ने कुछ ऐसा किया जिसने सबके होश उड़ा दिए। इन्होंने एक पावरफुल बैलून में बैठकर खुद से एक यात्रा की शुरुआत की, ताकि जान सके कि ट्रोपोस्फियर से ऊपर आखिर क्या मौजूद है। अब ये दोनों वैज्ञानिक अपने साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लेकर के बैलून में बैठ गए और चल पड़े अपनी यात्रा पर, लोगों को अलविदा कहते हुए। शुरुआती 8 किलोमीटर तक सब कुछ सही चल रहा था,
लेकिन 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचते ही बहुत ज्यादा ठंड और ऑक्सीजन की कमी के कारण ग्लेशियर बेहोश होकर गिर पड़े, जबकि उनके साथी कॉक्सवेल अभी होश में थे। पर गुब्बारा लगातार ऊपर जा रहा था और कॉक्सवेल को पता था कि अगर वे तुरंत गुब्बारे को नीचे नहीं लाए तो दोनों मर जाएंगे। अपने आखिरी प्रयास में जब उनके हाथ काम नहीं कर रहे थे, उन्होंने अपनी दांतों से रस्सी को पकड़ा, गुब्बारे के वॉल्व को खोलने में कामयाब रहे। वॉल्व खुला और गुब्बारे से गैस बाहर निकली और गुब्बारा नीचे उतरना शुरू हो गया और वे दोनों सेफली नीचे उतर पाए। इस खतरनाक एक्सपेरिमेंट में यह पता चला कि ट्रोपोस्फियर के ऊपर वायुमंडल की एक दूसरी परत भी है, जिसे वैज्ञानिकों ने स्ट्रेटोस्फियर नाम दिया। यह लेयर काफी इंटरेस्टिंग है। इसका विस्तार 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक होता है। जहां ट्रोपोस्फियर में ऊपर जाते जाते तापमान घटने लगता है, वही इस लेयर में ऊपर जाते जाते तापमान घटने की बजाय बढ़ने लगता है। इसका कारण है सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरणें, जो कि यहां पर मौजूद ऑक्सीजन एटम्स के साथ रिएक्ट करके उन्हें ओजोन में कन्वर्ट कर देती है, जिससे सूरज की एनर्जी को अब्सॉर्ब करने से यहां पर ओजोन लेयर का निर्माण होता है। और इसी ओजोन की वजह से इस लेयर में ऊपर जाते जाते टेम्परेचर बढ़ने लगता है। इस लेयर में नेक्रियस क्लाउड पाए जाते हैं, जो बर्फ के क्रिस्टल से बने होते हैं और काफी रंगीन इंद्रधनुष जैसे रंग बिखेरते हैं। यानी ये एक तरह के जमे हुए बादल होते हैं। इन्हें ज्यादातर पृथ्वी के पोलर इलाके में देखा जाता है। कई बार कमर्शियल एरोप्लेन फ्यूल बचाने के लिए प्लेन को इस लेयर में भी उड़ाते हैं, क्योंकि यहां पर पार्टिकल डेंसिटी कम होने की वजह से एयर रेजिस्टेंस कम होता है। 1920 तक वैज्ञानिकों को पता ही नहीं था कि इसके ऊपर भी कोई लेयर है, क्योंकि स्ट्रेटोस्फियर से ऊपर बैलून नहीं जा सकते। बाद में वैज्ञानिकों द्वारा भेजे गए रॉकेट्स और सैटेलाइट्स के डेटा से पता चला कि इसके ऊपर एक और लेयर है, जिसे मेसोस्फियर नाम दिया गया। यह लेयर 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक फैली होती है। असल में यही वो लेयर है जिसमें उल्का पिंड आकर जलने लगते हैं। आमतौर पर लोग मानते हैं कि यह घर्षण की वजह से जलते हैं, जबकि वास्तविकता में उल्काएं इतनी तेजी से वातावरण में आती है कि आगे की एयर इन उल्काओं के अग्रभाग को बहुत ज्यादा कंप्रेस कर देती है, जिससे यह जलने लगती है। इस लेयर में फिर से टेम्परेचर घटने लगता है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर घटने लगेगा और यहाँ की एयर भी पतली होती जाएगी। ये वातावरण की सबसे ठंडी लेयर है, जहां टेम्परेचर -100 डिग्री तक पहुंच जाता है। यहां पर हवा इतनी पतली है कि लगेगा जैसे अंतरिक्ष यहीं से शुरू हो रहा है। लेकिन अंतरिक्ष तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस लेयर में भी कुछ बादल पाए जाते हैं। इन्हें नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स कहा जाता है, जिन्हें ध्रुवों से देखा जा सकता है। ऐसे ही बादल मंगल ग्रह के वातावरण में भी मिलते हैं। इस लेयर में एक अलग प्रकार की बिजली चमकती है, जिसे रेड स्प्राइट कहा जाता है, जो इस तरह के नजारे में देखी जा सकती है। इस लेयर में पार्टिकल डेंसिटी इतनी कम हो जाती है कि यहां पर किसी भी एयरप्लेन को उड़ना लगभग असंभव हो जाता है। 1900 के दशक की शुरुआत में वैज्ञानिकों को यह पता चल गया था कि इस लेयर की ऊपरी परतों में कुछ ऐसा है जो रेडियो तरंगों को वापस भेजता है। 1950 के दशक में आकर अंतरिक्ष युग की शुरुआत में वैज्ञानिकों को थर्मोस्फियर लेयर के बारे में पता चला। इसकी शुरुआत 80 किलोमीटर से होते हुए 600 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। यह वायुमंडल की चौथी लेयर है, जो सबसे ज्यादा गर्म है। मीसोस्फेयर से ऊपर जाने पर अब टेम्परेचर बढ़ने लगता है। जहां मीसोस्फियर के ऊपरी हिस्से में यह 0 डिग्री है, वहां से बढ़ते बढ़ते ऊपर जाकर 2000 डिग्री तक पहुंच जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आपको यहां पर ले जाए तो आपको इस 2000 डिग्री में बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी, क्योंकि यहां आकर वायु इतनी तरल हो जाती है कि अणुओं के बीच की दूरी ही किलोमीटर्स में होती है। असल में टेम्परेचर सिर्फ यह बताता है कि एक मीडियम के सभी अणु कितनी तेजी से भाग दौड़ कर रहे हैं, और 2000 डिग्री टेम्परेचर सिर्फ यह बताता है कि यहां के अणु काफी एनर्जेटिक है। बस यहां पर इनके बीच काफी ज्यादा दूरी है। हवा का घनत्व बहुत कम है, इस वजह से यहां आपको कोई गर्मी नहीं लगने वाली। इसी लेयर में आयन मंडल का सबसे बड़ा भाग है,
यानी यहां पर चार्ज पार्टिकल्स का समुद्र है। असल में इसमें पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में रहता है, क्योंकि सूरज से आने वाली तेज किरणें, एक्स रे और यूवी रेज यहां मौजूद एटम्स को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन को उससे अलग कर देती है, जिस वजह से यहां आयंस का एक समुद्र बन जाता है। यही वो क्षेत्र हैं जो रेडियो तरंगों को फिर से धरती पर वापस भेज देता है। इसी की वजह से हमारे घर पर टीवी चल पाती है। टीवी सिग्नल यहां से टकराकर आपके घर की छतरी तक पहुंचते हैं। लेकिन दोस्तों, मजे की बात यह है कि अगर आज निकोला टेस्ला जिंदा होते तो वे इस आयन मंडल की मदद से पूरी दुनिया को फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा सकते थे। असल में उन्होंने वार्डन क्लिफ टावर नाम के एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, जिसके जरिए बिजली को बिना तारों से वायरलेस ट्रांसफर किया जा सकता था, जहां आयन मंडल को एक कंडक्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जाना था। अगर टेस्ला जिंदा होते तो पूरी धरती पर वायरलेस बिजली ट्रांसफर हो सकती थी, वैसे ही जैसे आज वायरलेस चार्जर्स होते हैं। थर्मोस्फीयर में ही ब्यूटीफुल ऑरोरास बनती है, जिन्हें नॉर्थ और साउथ पोलर रीजन से देखा जा सकता है। ज्यादातर लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट इसी रीजन में घूमते हैं और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी यही मौजूद है। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब यह नहीं है कि अंतरिक्ष की शुरुआत यही से होती है। इस रहस्य का पर्दाफाश आगे होगा। दोस्तों, अंतरिक्ष युग में ही वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के चारों ओर सबसे बड़ी लेयर यानी एक्सोस्फेयर को ढूंढा, जिसकी शुरुआत धरती से 600 किलोमीटर ऊपर से होती है और इसका विस्तार आगे 10,000 किलोमीटर तक है। यहां पर मुख्य रूप से सबसे हल्की गैस के अणु मौजूद हैं, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम एटम। लेकिन यहां पर ये अणु इतने ज्यादा दूर है कि एक दूसरे से इनकी आपस में टकराने की संभावना ही नगण्य होगी। इस लेयर में काफी सारा स्पेस डेब्रिस यानी सैटेलाइट्स का कचरा मौजूद है। ज्यादातर मौसम संबंधित उपग्रह यहीं पर होते हैं। अंतरिक्ष से आने वाले सूक्ष्म कण यानी स्पेस डस्ट भी इसी एरिया में धरती का चक्कर लगाती है। यहां आकर लगभग 99% वैक्यूम ही होता है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि हम अब अंतरिक्ष की सीमा में एंटर कर चुके हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप गलत सोच रहे हैं। असल में वैज्ञानिकों के लिए यह डिफाइन करना काफी मुश्किल हो गया था कि आखिरकार अंतरिक्ष की सीमा को हम कहां से डिफाइन करें और किस आधार पर एक वैज्ञानिक सीमा निर्धारित की जाए। पृथ्वी के वातावरण की अलग अलग लेयर की सीमाएं तो टेम्परेचर के आधार पर बताई जा सकती थी, पर यह कैसे माने कि अंतरिक्ष की ऑफिशियली शुरुआत कहां से निश्चित की जाए। अंतरिक्ष की शुरुआत को परिभाषित करना इसलिए मुश्किल था क्योंकि वायुमंडल की कोई ठोस सीमा नहीं है। यह जमीन की तरह नहीं है जहां आप एक कदम रखें और कहें कि यहां से देश बदल गया। वायुमंडल ऊपर जाते जाते धीरे धीरे पतला होता है। समस्या यह थी कि यह कहीं भी अचानक खत्म नहीं होता। अगर आप 100 किलोमीटर पर हैं तो भी वहां हवा के थोड़े बहुत अणु मौजूद हैं। अगर आप 1000 किलोमीटर पर हैं तो भी वहां हाइड्रोजन के कुछ कण हैं। वैज्ञानिक यह तय नहीं कर पा रहे थे कि किस पॉइंट पर हम यह कहें कि अब हवा खत्म हो गई। जिस ऊंचाई पर एयरप्लेन नहीं उड़ सकता वहां रॉकेट उड़ सकता है। तकनीकी रूप से भी इसे डिफाइन करना मुश्किल था। दूसरी बात यह थी कि यह एक पॉलिटिकल समस्या भी थी, क्योंकि हर देश का अपने ऊपर के एयर स्पेस पर अधिकार होता है और कोई विमान सैटेलाइट उनकी एयर स्पेस सीमा में घुसे तो उसे उड़ाया जा सकता है। इसलिए एक पॉलिटिकल सीमा भी निर्धारित करना जरूरी था। अगर सीमा नीचे रखी जाए तो सैटेलाइट का उड़ना मुश्किल होगा और ऊपर रखी जाए तो जासूसी विमानों से सुरक्षा मुश्किल। अब साल 1957 में एक अमेरिकन फिजिसिस्ट थियोडोर कारमान ने इसका शानदार सॉल्यूशन देकर एक ऑफिशियल सीमा को कैलकुलेट किया। इस सीमा को कारमान लाइन नाम दिया, जो कि पृथ्वी से ऊपर 100 किलोमीटर की दूरी पर मानी गई। असल में इनकी सीमा का आधार वायुगतिकीय उड़ान पर आधारित था। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हैं हवा पतली होती जाती है। लिफ्ट बनाए रखने के लिए विमान को तेज और तेज उड़ना पड़ता है। एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने पर लिफ्ट बनाए रखने के लिए विमान को ऑर्बिटल स्पीड जितनी तेज गति से उड़ना पड़ेगा जिससे वह एक ऑर्बिट में होगा और उसकी लिफ्ट हवा की वजह से नहीं होगी। जिस सीमा पर यह ऑर्बिट में पहुंच जाए वही प्राकृतिक रूप से अंतरिक्ष की सीमा माननी चाहिए।
तो कारमान ने यह कैलकुलेट किया कि किस सीमा पर जाकर एरोडायनेमिक लिफ्ट मिलना बंद हो जाता है, वही कारमान लाइन है। अब थियोरेटिकली इस सीमा से ऊपर किसी भी एडवांस प्लेन के लिए हवा की मदद से लिफ्ट करना संभव नहीं है, और इससे नीचे किसी सैटेलाइट के लिए नेचुरली ऑर्बिट में रहना संभव नहीं है। इसीलिए यह प्राकृतिक रूप से अंतरिक्ष की सीमा कही जानी चाहिए। कारमान की बात थियोरेटिकली बिल्कुल सही थी, लेकिन पॉलिटिकल रूप से सुरक्षा एजेंसियों ने इस सीमा को नहीं माना और अमेरिकन एयर फोर्स द्वारा अंतरिक्ष की सीमा को 80 किलोमीटर की ऊंचाई से शुरू माना गया। यह सीमा विशेष रूप से सुरक्षा कारणों से डिफाइन की गई। वहीं कुछ वैज्ञानिकों ने यह आर्ग्यू किया कि यह सीमा 150 किलोमीटर होनी चाहिए, क्योंकि ऊपर हवा इतनी है कि बिना किसी इंजन के कोई भी चीज पृथ्वी का एक चक्कर पूरा नहीं कर पाएगी। इसलिए एक ऐसी सीमा जहां बिना इंजन कम से कम पृथ्वी का एक चक्कर तो पूरा हो, यानी एक परफेक्ट ऑर्बिट, जिससे हम उसे अंतरिक्ष की प्राकृतिक सीमा मान सके। तो असल में देखा जाए इसका कोई एक जवाब नहीं है। अमेरिकी वायुसेना के लिए यह 80 किलोमीटर है। पृथ्वी पर मौजूद पोलर साइड में यह सीमा अलग होनी चाहिए और सैटेलाइट के लिए अलग। लेकिन एक नेचुरल और स्टैंडर्ड सीमा की जरूरत थी जिस पर सभी एग्री कर सके। इसलिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के रूप में अंतरिक्ष की ऑफिशियल सीमा को कारमान लाइन यानी 100 किलोमीटर ही स्वीकार किया गया। तो दोस्तों, एक सामान्य से दिखने वाले सवाल का जवाब मिलना इतना आसान नहीं था, पर आज जब कोई रॉकेट अंतरिक्ष की ओर उड़ता है तो वह केवल 100 किलोमीटर पार नहीं करता, वह पार करता है हजारों वर्षों की जिज्ञासा, सैकड़ों प्रयोगों का इतिहास और उन सभी सपनों को जो कभी किसी गुब्बारे में बंधे वैज्ञानिक ने आसमान की ओर छोड़े थे। तो अब से जब आप रात में आसमान की ओर देखेंगे तो याद रखिए, उस अंधेरे के ठीक नीचे हमारा वायुमंडल एक अदृश्य कवच बनाकर हमारी रक्षा कर रहा है, और उस कवच के पार शुरू होता है अनंत रहस्यमय अंतरिक्ष। इस अंतरिक्ष से जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बने रहे और ब्रह्मांड की सैर करते रहिए।